स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने बोर्स मॉडल डिस्कस किया था और बोर्स मॉडल ऑफ द एटम की डेरिवेशंस की थी हमने। रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ठीक है बेटा, ये हमने सारी डिस्कशन की थी। और अब मैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का डिस्कस किया था और अब मैं बेटा कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा अपॉन दोज पर्टिकुलर कंसेप्ट जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उन पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा। सो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर वन, an alpha particle with kinetic energy 10 mega electron volts is heading towards a stationary point nucleus of atomic number Z is equal to 50. Calculate the distance of closest approach. ठीक है बेटा, और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। और क्वेश्चन है हमारे पास, एन अल्फा पार्टिकल मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। आपको पता है बेटे, काइनेटिक एनर्जी is equal to the potential energy at distance of closest approach. Kinetic energy is equal to potential energy at distance of closest approach. So kinetic energy is equal to 1/4 pi epsilon naught k is 1/4 pi epsilon naught only into ZE into 2E by R naught, by distance of closest approach R naught। और देखिए बेटा, R naught is equal to 1/4 pi epsilon naught into 2 times ZE square by kinetic energy K। ठीक है बेटे, now this will be equal to 9 into 10 to the power of 9 into 2 into बेटे Z है 50 एटॉमिक नंबर बेटा, 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ होल स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बेटे, ये R नॉट अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो you will get the result as 1.44 into 10⁻⁴ meters, 1.44 into 10⁻⁴ meters। so ये है बेटा हमारा आंसर। now question number second, a beam of alpha particles of velocity 2.1 into 10⁷ meter per second is scattered
is scattered by a gold foil Z equal to 79. Z equal to 79. Find out the distance of closest approach of the alpha particle to the gold nucleus, the value of charge oblique mass for alpha particle is 4.8 into 10 की पावर 7 कूलम पर kg एंड बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है. सो क्वेश्चन है ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी 2.1 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड इज स्कैटर्ड बाय गोल्ड फॉइल का z दे रखा है. फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ the alpha particle to the gold nucleus. The value of charge to mass for alpha particle is given to us. ठीक है बेटे. सो अब देखिए बेटा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE into 2E by R0 by distance of closest approach is equal to half mass of alpha particle into velocity of alpha particle का स्क्वायर. ठीक है बेटे. नाउ R0 आप यहां से निकाल सकते हो. कैसे बेटे? R0 is equal to 2 times ZE square by mass of alpha particle into velocity of alpha particle का स्क्वायर. ठीक है बेटे. और ये 2 यहां जाकर 4 हो जाएगा. ठीक है. इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ R0. तो इस फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट R0. और बेटा आपको चार्ज बाय मास दे रखा है तो यू कैन राइट दिस एज 2E by mass of alpha particle into 2 times ZE by 4 pi epsilon naught V alpha का स्क्वायर. ठीक है बेटे. सो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा फॉर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R0 फ्रॉम हियर. ठीक है बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The ionization energy of the hydrogen atom is given to be 13.6 electron volts. A photon falls on a hydrogen atom which is initially in the ground state
ground state, initially in the ground state, and excite it to the n equal to 4 state, calculate the wavelength of the photon ठीक है बेटे, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, ये हमने निकालना है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है आपको हाइड्रोजन एटम की, और एक फोटोन हाइड्रोजन एटम पे हम लोग घेर रहे हैं, और ये एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है और इसको एक्साइट कर रहे हैं टू द फोर्थ स्टेट। नाउ वी विश टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है बेटे, विश टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। तो इसमें डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट Rz इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सो यहां से बेटा 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 1.0978 इंटू 10⁻7 इंटू बेटे इंटू 1/n1 स्क्वायर। ठीक है बेटे, ग्राउंड स्टेट में था इनिशियल स्टेट, यानी कि n1 वाज 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, यहां से अगर आप लैम्डा निकालते हैं, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज 974 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। वैल्यू फॉर लैम्डा विल बी 974 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। calculate the frequency of the photon, which can excite the electron from minus 13.6 electron volt to minus 1.5 electron volts। ठीक है बेटे, अब देखिए क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन which can excite the electron from minus 13.6 electron volt to minus 1.5 electron volt। ठीक है बेटे, नाउ देखिए ये आपको पता है कि जो फोटोन एक्साइट कर सकता है इस लेवल तक, तो दैट इज E2 माइनस E1 अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन कंसेप्ट। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, H इंटू न्यू। अब आप देखिए बेटा, E2 कितना है आपके पास, माइनस 1.5 माइनस 13.6 इज इक्वल टू H इंटू न्यू। ये बेटा क्या हो जाएगा, 13.6 माइनस 1.5, इसको काइंडली कन्वर्ट कर लीजिए जूल्स में। तो जूल्स में अगर आपने कन्वर्ट करना तो इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 into frequency. So frequency becomes 13.6 minus 1.5 into 1.6 into 10 power minus 19 upon 6.63 into 10 power minus 34। इतने हर्ट्स। ठीक है बेटे, दिस मेनी हर्ट्स। ये अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाता है बेटा 2.9 into 10 power 15 हर्ट्स। 2.9 into 10 power 15 हर्ट्स। ठीक है बेटे, ये है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी।
Next question, question number 5. Question number 5 देखेंगे. Calculate the radius of the third orbit of hydrogen atom. Compare it with the radius of second Bohr orbit of singly ionized helium atom. Calculate the radius of the third Bohr orbit of hydrogen atom, or compare it with the radius of the second Bohr orbit of singly ionized helium atom. So देखो बेटा, radius of the orbit, Bohr orbit, radius of the Bohr's orbit formula we are having in general. So that is equal to R n of the nth orbit is equal to बेटा 0.53 n square, 0.53 n square by z, these many Armstrongs. This is the radius of the Bohr orbit, nth Bohr orbit. So बेटा देखिए, हमने कौन सी ऑर्बिट का निकालना है? थर्ड ऑर्बिट का निकालना है. तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन z 1 होता है हाइड्रोजन के लिए. ठीक है बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.53 इंटू 9, 0.53 इंटू 9. ठीक है बेटे, ये आ जाता है आपके पास 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग्स. ये कितना आ जाता है? 4.761 आर्मस्ट्रॉन्ग्स. अब बेटा देखिए, ये तो आ गया रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट. अब हमने निकालना है बेटा, कंपेयर इट विद द रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ सिंगली आयनाइज्ड हीलियम. तो हीलियम के केस में, और वो भी कौन सी ऑर्बिट का? सेकंड बोहर ऑर्बिट का. सो दिस विल बी इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. अच्छा बेटा, z कितना होता है? जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. सिंगली आयनाइज्ड हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से. ठीक है बेटे, 2 से डिवाइड कर देंगे. सो ये हमारे पास R2 आ जाएगा, रेडियस ऑफ दी सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. अच्छा बेटे, अब देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 रह जाएगा आपके पास यहाँ पे. दिस ओनली 1 2. अच्छा बेटे, अब आपको रेशियो निकालनी है ना. सो रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 9/2, यानी कि 4.5. 9/2 दैट इज 4.5. तो ये रेशियो आ गई. इज इट क्लियर बेटे? नाउ ये हमारा डिस्कशन हुआ बोहर ऑर्बिट, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम. जो काम हमने किया था उस पर कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. ठीक है बेटे, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्दर. आई विल बी डिस्कसिंग रेडियो एक्टिव डीके एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस. देखो बेटा, जब एटम की खोज हुई थी तो सबसे पहली बात है, दो चीज़ें बड़ी प्रेडोमिनेंट थी. वन वाज एटॉमिक मास नंबर एंड अनदर वाज एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है हमसे, तो एटॉमिक नंबर हम लोग Z से डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय Z.
and it is the number of protons present in the nucleus, number of protons present in the nucleus. और बेटा मास नंबर की बात करें अगर हम, if we talk about mass number, तो mass number is denoted by A. So mass number A is equal to number of protons plus number of neutrons जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को कंबाइंड हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, दिस कंबाइंड इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा बेटा, ऐसा है कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, इट हैज बीन फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द एटम। न्यूक्लियर डेंसिटी बेटा जो वॉल्यूम होती है, न्यूक्लियर वॉल्यूम इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। जो न्यूक्लियर वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल है ए के। ठीक है बेटे, सो अब देखिए, सो द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी फाउंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम मान रहे हैं रेडियस कैसा है, जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, स्फेरिकल है, तो न्यूक्लियर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि हटाएंगे, ठीक है बेटे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि हटाएंगे तो वी विल गेट R इज इक्वल टू R0 इंटू ए की पावर 1/3। R इज इक्वल टू R0 इंटू ए की पावर 1/3। ये क्या है? R0 इज कॉल्ड इंपेरिकल कांस्टेंट। R0 क्या है यहाँ पे? इंपेरिकल कांस्टेंट है। सो देखो बेटा, R0 की वैल्यू फाइंड आउट की गई है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, एंड R0 रेफर्स हियर टू एज द इंपेरिकल कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंपेरिकल कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस का रेडियस डिपेंड करता है थर्ड पावर के या क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। इट डिपेंड्स अपॉन क्यूब रूट। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। इट डिपेंड्स अपॉन द क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है बेटे, और R0 यहाँ पे इंपेरिकल कांस्टेंट है। नाउ वी कैन फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी आल्सो। हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, आपको पता है 1.2 10⁻⁻15 मीटर इज 1 फर्मी। ठीक है बेटे, दैट इज कॉल्ड फर्मी। सो 1.2 फर्मी मीटर इज द वैल्यू ऑफ इंपेरिकल कांस्टेंट। तो ये हुआ न्यूक्लियर वॉल्यूम का रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी। नाउ बेटे, व्हाट इज न्यूक्लियर डेंसिटी? न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है? न्यूक्लियर डेंसिटी इज हाउ मच डेंस द न्यूक्लियस इज। सो न्यूक्लियर डेंसिटी, बेटा डेंसिटी आपको पता है, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी रो is equal to mass of the nucleus, mass contained in the nucleus, that is the mass of one nucleon into atomic number, into mass number, sorry, into mass number. So mass of one nucleon into mass number is the total mass of the nucleus upon volume of the nucleus. Volume of the nucleus कितना हो जाएगा बेटे? 4/3 पाई R क्यूब। नाउ बेटा देखिए, R क्यूब, R इज इक्वल टू R0 इंटू ए की पावर 1/3 है। सो R क्यूब, दिस इंप्लाइज R क्यूब किसके बराबर हो जाएगा बेटे? R0 का क्यूब इंटू ए, R0 का क्यूब इंटू ए। सो द न्यूक्लियर डेंसिटी रो इज इक्वल टू m मास ऑफ वन न्यूक्लियन इंटू मास नंबर over 4/3 पाई इंटू R0 क्यूब, इंपेरिकल कांस्टेंट का क्यूब, इंटू मास नंबर।
मास नंबर गेट्स कैंसल्ड आउट विद द मास नंबर। तो आप देखिए बेटा ये आ गया 3m/4πr0 का क्यूब, 3m/4πr0 का क्यूब। सो न्यूक्लियर डेंसिटी आप देखिए ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेटा, और दैट इज इक्वल टू 3m/4πr0 का क्यूब। सो ये एक फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलेगी न्यूक्लियर डेंसिटी की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट we start with our study of discussing about the binding energy and the instability of the larger nucleus and the smaller nucleus, and we also talk about the radioactivity. Now before discussing radioactivity I will talk about nuclear forces के बारे में बात करूंगा बेटा मैं। Now what is nuclear force? बेटा देखिए ऐसा है, एक न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है, एक एटम का न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। फिर भी ऐसा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूक्लियस है वो बाइंडेड है। देखो बेटा प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन है, फिर भी न्यूक्लियस टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स, देयर इज सम अदर फोर्स दैट इज प्रेजेंट। कोई ना कोई और चीज प्रेजेंट है, कोई ना कोई और फोर्स प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस को बाइंड किए हुए है। जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल है, जो कि जो फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस को पकड़े हुए है, होल्ड किए हुए है। ठीक है, अदरवाइज बेटा द न्यूक्लियस विल break, disintegrate because of the electrostatic forces of repulsion between the protons and protons. ये न्यूक्लियर फोर्सेस की बड़ी एक खासियत है कि दे आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, यानी कि जब डिस्टेंस 0.5 फर्मी से 10 फर्मी तक मैक्सिमम होगा तभी जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं, तभी ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं। इफ न्यूक्लियर फोर्सेस they are short range forces which are prominent over small distances from 0.5 Fermi to 10 फर्मी, इतनी रेंज में न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करती हैं। और इनकी नेचर कैसी है बेटे न्यूक्लियर फोर्सेस की? दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसी हैं न्यूक्लियर फोर्सेस? आर अट्रैक्टिव इन नेचर। कैसी होती हैं बेटा? दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि दे आर नेवर रिपल्सिव, दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। एंड द मोमेंट दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में तो एक्ट हो रही हैं, इस डिस्टेंस से अगर आप दूर चले जाएं, मतलब 10 फर्मी से ज़्यादा का डिस्टेंस हो जाए न्यूक्लियॉन्स के बीच में, या 0.5 फर्मी से कम का डिस्टेंस भी हो जाए, देन these forces cease, they don't exist। और यही forces, the nuclear forces, they bind the nucleus of an atom। यही forces क्या करती हैं? एटम को बाइंड करके रखती हैं, एटम के न्यूक्लियस को बाउंड रखती हैं, फिक्स्ड रखती हैं, हिलने नहीं देती आसानी से, तभी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट नहीं करता। अब बेटा ये सोचना कि ये जो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी आ रही है या ये जो फोर्स प्रेजेंट है किस कारण है, कहाँ से आई ये एनर्जी? ठीक है बेटा, इसके लिए मैं आपको बात बताता हूँ, समझाता हूँ बेटे। देखिए ऐसा है कि जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता लग गया
तो हमें ये पता लग गया कि ये न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे ओरिजिनेट करी, क्यों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें ये पता लगा कि उसका मास नंबर कितना है, उस एटम का मास नंबर कितना है, वी केम टू नो अबाउट दैट। तो अब देखिए बेटा ऐसा है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, मैं उसका जितने भी मास आपके कैलकुलेशन की गई है, जितने भी एटॉमिक मासेस सारे केमिस्ट्री वालों ने कैलकुलेट किए हैं, टेबल में लगा रखे हैं, वो सारे के सारे मासेस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किए गए हैं। तो बेटा एक जो आइंस्टाइन की ऑब्जर्वेशन थी, आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था कि जो एटॉमिक नंबर थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब अगर आप, एटॉमिक नंबर तो नंबर है, अगर आप प्रोटॉन्स के मास से और न्यूट्रॉन्स के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, यू टेक द मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन एंड यू multiply that with the number of nucleons that are present, you will get the theoretical mass of the nucleus, you will get the theoretical mass of the nucleus of the atom। ठीक है बेटे, so theoretical mass किसके बराबर हो जाता है बेटे, theoretical mass is equal to number of nucleons into mass of one nucleon, mass of one nucleon। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, दिस इज थ्योरेटिकल मास। और जो एक्सपेरिमेंटल मास हमने कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल मास कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, दैट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। तो दोनों के दोनों सेम आने चाहिए थे, बट दोनों में फर्क आता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल मास दैट यू हैव कैलकुलेटेड एंड द एक्सपेरिमेंटल मास दैट यू हैव कैलकुलेटेड। नाउ ये जो डिफरेंस है बिटवीन द थ्योरेटिकल मास एंड द एक्सपेरिमेंटल मास दैट यू कैलकुलेट, थ्योरेटिकल मास ज्यादा आता है एक्सपेरिमेंटल मास से। ठीक है बेटा, सो नाउ व्हाट हैपेंस विद दिस डिसएग्रीमेंट, ये मतलब है कि इसका मतलब है देयर इज अ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट किसके बराबर है बेटा, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। तो ये जो एक्स्ट्रा मास है ये कहां चला गया, this has gone into supplying energy by Einstein equation, this has gone into supplying energy। so the energy I call this mass defect as delta m। so the energy that this mass defect provides is delta mc square is equal to delta mc square। ये एनर्जी जो है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस, एंड इफ यू डिवाइड दिस टोटल एनर्जी बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यू विल गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी per nucleon is equal to the total binding energy divided by number of nucleons, divided by the number of nucleons। अब देखो बेटा, हम लोग, हमें आदत है बाजार जाते हैं, कहते हैं भाई हमें 1 किलो आम दे दे, 1 किलो आम दे दे। तो हमने क्या है, मास की यूनिट क्या रखी, किलोग्राम, मास की यूनिट क्या रखी, किलोग्राम। बेटे अगर साइंटिस्ट बात करेंगे, अगर एटम वाले बात करेंगे, वो कहेगा कि मुझे एक AMU, मुझे एक AMU चाहिए सब्सटेंस का। AMU क्या है, ऐसा है बेटे जो मास इलेक्ट्रॉन का है, मास प्रोटॉन का है, मास प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर है। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मास है एक प्रोटॉन का, दिस इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो बेटा ये मास बहुत छोटा है, तो बजाय ऐसे लिखने के वी कैन राइट इन ए स्मॉलर यूनिट, क्योंकि मेरे से हो सकता है कहने में गलती हो जाए, बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आलू दे दे, इतने तो आलू बन ही नहीं सकते बेटा, दिस इज वेरी स्मॉल। तो इसलिए जो केमिस्ट्री वाले हैं वो ये कहते हैं कि
हम लोग इस जो यूनिट रखेंगे ऐसे ऐसे छोटे छोटे मासेस की, वो एटॉमिक मास यूनिट रखते हैं। अब ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या? व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? देखो बेटा, एटॉमिक मास यूनिट it is defined, 1 AMU is defined as the mass of 1/12 of a carbon atom. Defined as the mass of 1/12 the mass of a carbon atom, 1/12 the mass of a कार्बन एटम। 12 ग्राम कार्बन जो है दैट इज हैविंग 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है बेटे, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? दीज मेनी एटम्स। सो एक एटम कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? 1 एटम विल बी इक्वल टू 12/6.023 इंटू 10⁻23 these many grams. So 1/12, ये एक एटम का मास है कार्बन के, 1/12 the mass of carbon atom will be 12 cancel. So this is 1 AMU. 1 AMU is equal to 1/6.023 into 10⁻23 grams. These many grams. ठीक है बेटे, so ये अगर आप सॉल्व करें, ठीक है बेटे, this you can solve it इन किलोग्राम्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इनटू 10⁻³ कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? किलोग्राम आ जाएगा। दिस इज 1 AMU इक्विवेलेंट टू, दिस इज 1 AMU इक्विवेलेंट टू, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻27 kg के लगभग ये आ जाता है इसको सॉल्व करने पर। ठीक है बेटे, दिस इज 1 AMU। नाउ देखिए बेटा, न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, वी हैव सीन दैट। अच्छा बेटा देखिए, ऐसा है कि अलग अलग न्यूक्लियसेस, बहुत सारे एलिमेंट्स हमने ढूंढ चुके हैं और हर एक में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिफरेंट है। ठीक है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियसेस। अलग अलग न्यूक्लियसेस के लिए अलग अलग बाइंडिंग एनर्जीज हैं और हमारे पास एक हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाते हैं बेटा। देखिए, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी वाई एक्सिस पे रखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वी कीप ऑन वाई एक्सिस एंड वी कीप द मास नंबर A on the x-axis. ठीक है बेटे, on the x-axis we keep the mass number and on the y-axis we keep the binding energy per nucleon। और देखिए बेटा, जैसे जैसे जब मास नंबर कम था तो बाइंडिंग एनर्जी कम थी, जिन जिन एलिमेंट्स जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता गया तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व कुछ ऐसा जाता गया, समवट लाइक दिस। इसका मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे ट्रिटियम आ जाता है H13, यहाँ पे H12 और यहाँ तक जाते जाते यूरेनियम आ जाता है और बीच में और दूसरे एलिमेंट्स हैं बेटा, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है बेटे, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसको हम लोग कहते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो आप देख रहे हैं कि जितने छोटे न्यूक्लियस हैं उतना ही बाइंडिंग एनर्जी उनके पास कम है, फिर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती जाती है और बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हाई बाइंडिंग एनर्जी है और जैसे जैसे फिर हैवीनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी हैवी न्यूक्लियसेस की तरफ जा रहे हैं, तो वी फाइंड दैट द बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस बाय ए वेरी लार्ज अमाउंट। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस बाय ए वेरी लार्ज अमाउंट, सॉरी डिक्रीजेस बाय, बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज करती है फिर उसके बाद डिक्रीज करती है। तो हमने यहां से एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि वेरी लाइट न्यूक्लियाई
and very heavy nuclei are unstable. कैसे होते हैं बेटा ये अनस्टेबल? क्यों? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यदि कम होगी तो अनस्टेबिलिटी होगी ही होगी। ठीक है बेटे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यदि कम होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यदि कम होगी, सो डेफिनेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है बेटे, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी न्यूक्लियस में। तो जनरली जितने लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और जितने हैवी न्यूक्लियाई होते हैं दे आर अनस्टेबल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, रेडियो एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये हमने बात करी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, न्यूक्लियर वॉल्यूम के बारे में, न्यूक्लियस रेडियस के बारे में। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में। वी विल टॉक अबाउट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बेटे, हुआ कुछ ऐसा, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है बेटे, दे आर नॉट फुल मैड, ठीक है, दे आर फुल एंड फुल मैड, बहुत ज़्यादा पागल टाइप होते हैं। तो ऐसे ही एक साइंटिस्ट था हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल एक साइंटिस्ट था बेटे। नाउ हेनरी बैकरल ने क्या किया, व्हाट डिड हेनरी बैकरल डू? बेटा देखिए, हेनरी बैकरल ने एक दफ़ा, जो ये डार्क लैब्स होती हैं जहाँ पे ये बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के एक्सपेरिमेंट या कहीं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो बिल्कुल डार्क लैब्स में बैठ के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और हेनरी बैकरल भी ऐसे ही बेटे एक काले कमरे में बैठा काले काले काम करता था। काले काले काम तो नहीं कहेंगे, वो बेटे रेडियो एक्टिविटी के काम करता था, साइंटिफिक काम करता था। तो काले कमरे में बैठ के काले काले काम करता था। और बेटा उसने क्या काम किया, हेनरी बैकरल ने, एक दफ़ा की बात है, वो यूरेनियम का साल्ट कुछ कर रहा था बेटे, कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। अधिकतर लोग, अधिकतर साइंटिस्ट सोना बनाने की कोशिश में थे। तो हेनरी बैकरल अपने काले कमरे में बैठ के एक दफ़ा यूरेनियम लेके बैठा हुआ था। और बेटे यूरेनियम के साथ, यूरेनियम साल्ट होता है बेसिकली, जैसे हमारा खाने वाला साल्ट होता है ना, वैसे यूरेनियम भी साल्ट होता है। तो वो साल्ट, इस यूरेनियम साल्ट के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था। और उसने एक रात को जब वो थक गया, बहुत देर हो गई, 12-1 बज गए, तो उसने बेटा यही यूरेनियम साल्ट और एक फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है दैट इज आइडेंटिकल टू दी रील, जिसमें हम फोटो खींचते हैं ना बेटा, तो रील आती है बाजार से, आपको पता है 60-70 रुपये की रील आती है, कैमरे में डलवाते हैं और फोटो में खींचते हैं। वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है, उसमें उस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग होती है। जिंक सल्फाइड की एक बड़ी खासियत है कि अगर इसको, इसके ऊपर लाइट गिरोगे तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसका लाइट गिरने पर एक्सपोज कह देते हैं हम रील को, उस समय क्या कह देते हैं, दैट द रील गेट्स एक्सपोज्ड। ठीक है बेटे, तो यूरेनियम साल्ट उसने दराज में एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग, वो रात को रख के और सो गया। ठीक है बेटा, तो डार्क रूम था, आपको पता है दराज में भी कहीं से लाइट आने का स्कोप नहीं था। तो उसने ये किया काम, और सवेरे उठ के कहा भी चलो अब अगले दिन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो जब अगले दिन उठा तो उसने देखा कि बेटा ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो एक्सपोज हो गई है, फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो एक्सपोज हो गई है। तो बड़ा हैरान, फोटोग्राफिक प्लेट के लिए तो लाइट चाहिए, कहीं से कहाँ से लाइट आई? फिर उसके दिमाग में आया कि भाई उसने यूरेनियम का ये जो साल्ट रखा था, उसने कुछ जरूर किया होगा, उसने कोई गड़बड़ की है रात को। ठीक है, उसने क्या गड़बड़ की, उससे कुछ ना कुछ एमिशन चल रहा है, उससे कुछ ना कुछ एमिशन बाहर निकल रहा है उससे निरंतर। ठीक है, वो क्या निकल रहा है? ठीक है बेटे, वो उसने स्टडी करने के लिए एक फिर एक्सपेरिमेंट किया कि अब ये बात तो श्योर होगी कि यूरेनियम वाज डिसइंटीग्रेटिंग, यूरेनियम से कुछ डिसइंटीग्रेशन हो रही थी। ठीक है बेटा, सो यूरेनियम वाज डिसइंटीग्रेटिंग,
was disintegrating and some particles, ठीक है बेटे, and some particles were being emitted from uranium. कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे और डिसइंटीग्रेशन हो रही थी यूरेनियम में, ये उसने कंक्लूड किया। अब इस डिसइंटीग्रेशन में क्या क्या निकल रहा है उसको स्टडी करने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया हेनरी बैकरेल ने। तो उसको ये तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो बताऊंगा बेटा मैं आपको। उसने एक लेड का ब्लॉक ले लिया, ऐसे एक लेड का ब्लॉक, ये बेटा एक ऐसा लेड का ब्लॉक ले लिया और इसमें यूरेनियम रख दिया। और यहां पे दो प्लेट्स लगा दी, यहां पे दो प्लेट्स लगा दी। एक प्लेट को कर दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट को कर दिया बेटा नेगेटिव चार्ज। और फिर यही जो एमिशन हो रही थी उसने इनका बिहेवियर देखा। उसने पाया कि कुछ रेडिएशंस तो सीधी निकल गई, कुछ रेडिएशंस जिनकी बहुत ज्यादा बेंडिंग हुई है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर गई ऐसे, और कुछ पार्टिकल्स जिनकी बहुत स्मॉल लेस बेंडिंग हुई है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करके ऐसे। तो यानी कि तीन तरह की रेडिएशन ऑब्जर्व की उसने। कुछ तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को बेंड कर गई और वो बड़ी जल्दी बेंडिंग हुई है, बहुत ज्यादा बेंडिंग हुई है। कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए और कुछ पार्टिकल बेटा दे बेंड टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, नेगेटिव प्लेट की तरफ को बेंडिंग हो गई। तो अब जब उससे ये पूछा गया कि भाई साहब ये कैसे क्या क्या पार्टिकल निकल रहे हैं, तो देखो बेटा ऐसा है, ही कंक्लूडेड दैट दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज। ये पार्टिकल्स कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। और ये पार्टिकल न्यूट्रल है क्योंकि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में इफेक्ट ही नहीं हुआ कुछ भी। और ये पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो तीन तरह के पार्टिकल्स आ गए, वन इज न्यूट्रल पार्टिकल्स एंड अनदर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड अनदर आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये तीनों पार्टिकल्स के उसने नाम दिए, तीनों रेज, क्योंकि देयर स्पीड्स वर वेरी हाई एंड द स्पीड्स वर कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो उन तीनों के उसने नाम दिए। ठीक है बेटे। और तीनों पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे दे वर हैवियर, तो उनकी बेंडिंग कम हुई। ठीक है बेटे। और तीनों के तीनों पार्टिकल नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट चल रहे थे। और जो तीनों पार्टिकल के उसने नाम लिए जो एमिशंस हो रही थी, he said that there are three types of rays getting emitted. One is alpha rays and another is beta rays and third is gamma rays. ये alpha rays जो हैं they are positively charged particles, they are positively charged particles. Beta rays are negatively charged particles and gamma rays are neutral. अब देखिए बेटा उसने एक्सपेरिमेंटली ये तीन चीजें बता दी और फिर अब इन अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज, बीटा रेज की प्रॉपर्टीज और गामा रेज की प्रॉपर्टीज भी एनलिस्टमेंट की कि अल्फा रेज क्या है, बीटा रेज क्या है और गामा रेज क्या है। ठीक है बेटा। तो मैं आपको उनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा वन बाय वन, अल्फा रेज की, बीटा रेज की और गामा रेज की। नाउ उसने ये पाया कि जो अल्फा रेज हैं इनके दे आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हैं? सबसे पहली बात पॉजिटिवली चार्ज, सेकेंड दे रिजेंबल, secondly they resemble they are heavier particles, they constitute heavier particles and those resemble helium nucleus, they constitute
of heavier particles and these particles are none other but the helium nucleus, that is equal to He4 twice. H is equal to 4 twice, यानी कि they have 4 units of mass and 2 units of electronic charge. दो units electronic charge है और 4 units इनके पास atomic mass है. ठीक है बेटे, तो these are helium nucleuses. ठीक है बेटे. Third is that these particles are deflected by very small amount in इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत स्मॉल अमाउंट से ये पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं. ठीक है बेटे, दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल amount in the electric field because they are heavier. They travel nearly with the speed of light. But that is still less. काफ़ी लेस होती है इनकी स्पीड व्हेन कंपेयर टू लाइट, अराउंड 100th के लगभग होती है. अच्छा बेटा, नेक्स्ट है कि इनकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है. देखो बेटा, ऐसा है ये एलिमेंट के अंदर जाके ट्रांसम्यूटेशन यानी डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग इनकी हो जाती है. जैसे अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें बहुत थिन फॉइल इस्तेमाल की थी. वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं थिननेस की कि कितनी थिन है, that you can note down. ठीक है बेटे, so they have penetration powers but the penetration powers are limited because it consists of heavier particles. Alpha rays they consist of heavier particles, तो इनकी penetration power limited होती है. बहुत ज़्यादा high penetration power इनके पास नहीं होती और बहुत लाइट के कंपैरिजन में ये धीमे चलते हैं, बहुत तेज नहीं चलते. ठीक है बेटे, so they are having positive nature, the charge की नेचर है that is positive. ठीक है बेटे. नाउ ये अल्फा रेज हैं. नाउ नेक्स्ट इज ये अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की. अच्छा, व्हाट अबाउट द फोटोग्राफिक प्लेट? दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. ऑफ कोर्स फोटोग्राफिक प्लेट को ये इफेक्ट करती हैं अल्फा रेज. नाउ वी टॉक अबाउट बीटा रेज. तो बीटा रेज आर negatively charged particles. They are negatively charged rays. ठीक है बेटे, तो बीटा रेज कैसी होती हैं? बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज. ठीक है बेटे, दे आर नेगेटिवली चार्ज. और सेकेंड थिंग इज द चार्ज is the same as electronic charge. And beta rays can be considered as streams of इलेक्ट्रॉन्स. तो कैसे इनको कंसीडर कर सकते हैं? यू कैन कंसीडर देम एज स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इनको स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह यू कैन कंसीडर देम. और तीसरी बात जो है, ये बीटा रेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज रेज. और दूसरा है द चार्ज इज द सेम एज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ठीक है, लाइटर हैं तो इनकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है.
इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर लार्जली डिफ्रेक्टेड बिकॉज द मास इज, रेस्ट मास इज जीरो, रेस्ट मास जीरो है, लेकिन हाँ क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चलती हैं तो इनके पास मास आ जाता है। मास कैसे आ जाता है? अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ आइंस्टाइन, m इज इक्वल टू रेस्ट मास ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यानी कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनका रेस्ट मास जीरो है, लेकिन क्योंकि दे आर मूविंग विथ स्पीड्स विच आर हायर देन द अल्फा पार्टिकल्स की स्पीड से हायर चल रही हैं, और तभी इनके पास इनका मास, और दे आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम्स होना मतलब बीटा पार्टिकल रिजेंबल्स ए -1 यूनिट चार्ज एंड जीरो मास, they resemble -1 unit charge and 0 mass, because -1 unit charge, when we say, that is the charge on a electron, that is the charge on a electron we say, so this is b, beta is 0 -1। अच्छा बेटा देखिए, now rest mass is 0, and anything gains mass if it is traveling at a speed comparable to speed of light, mass में gain आता है बेटा, ठीक है। whenever anything moves with a speed that is comparable to speed of light, ठीक है, that gains mass, that is Einstein's theory of relativity। now next is they have higher penetration power, इनकी penetration power is higher when we compare the penetration with the alpha rays, more penetration power power when compared to अल्फा रेज। तो अल्फा रेज के मुकाबले इनकी पेनिट्रेशन पावर कैसी है? हायर है, ठीक है बेटे, एंड दे आर ट्रेवलिंग अप्रॉक्सीमेटली नियर अबाउट टू द स्पीड ऑफ लाइट, और फोटोग्राफिक प्लेट को ये ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बीटा रेज व्हेन कंपेयर टू अल्फा रेज। अल्फा रेज के मुकाबले दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट इन बाय ए लार्जर अमाउंट, ठीक है बेटे, तो व्हेन कंपेयर टू दिस, एंड पेनिट्रेशन पावर भी इनकी हायर होती है। तो ये हमने बात करी अल्फा रेज के लिए। और बेटा अगर बीटा रेज के बारे में बात की, बीटा रेज का बर्न, अल्फा रेज की बर्निंग ज़्यादा खराब है बीटा रेज की बर्निंग के मुकाबले, दे कॉज बर्न्स ऑन द स्किन, अल्फा रेज कॉज बर्न्स ऑन द स्किन, एंड दीज बर्न्स आर कैनॉट बी रेक्टिफाइड, मतलब they are incurable burns। now gamma rays, next we talk about gamma rays। now gamma rays are sometimes referred to as gamma photons, gamma rays are sometimes referred to as gamma photons, इनको हम लोग gamma photons कहते हैं। now they are neutral, ठीक है, न्यूट्रल स्ट्रीम्स ऑफ गामा फोटॉन्स। ये कैसे होते हैं बेटे? न्यूट्रल स्ट्रीम्स हैं किसकी? गामा फोटॉन्स की, दे आर न्यूट्रल स्ट्रीम्स ऑफ गामा फोटॉन्स, और दे ट्रैवल द मास, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्ट मास, ठीक है, and the charge on the photons, on the gamma photons, is considered to be zero। यानी कि गामा फोटॉन को अगर आप दिखाओगे तो यू विल शो दिस एज दिस, यानी मास आल्सो जीरो, रेस्ट मास आल्सो जीरो, एंड चार्ज आल्सो जीरो। बट ये रेस्ट मास की बात थी। अब गामा फोटॉन्स जो गामा रेज हैं, दे ट्रैवल विद व्हाट स्पीड्स? दे ट्रैवल विद स्पीड्स ऑफ लाइट, ठीक है बेटे। गामा रेज जो हैं, गामा फोटॉन्स जो हैं, दे ट्रैवल विद, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा रेज या गामा photons are electromagnetic in nature, so gamma rays are electromagnetic
in nature and travel with speeds of light, ठीक है बेटे, and travel with speed of light. तो दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से चलते हैं. और बेटा दे अल्फा और बीटा में से अगर कंपैरिजन पूछा जाए तो दे इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट द मैक्सिमम. गामा रेज जो है दे इफेक्ट, गामा रेज इफेक्ट the photographic plate the maximum. ठीक है बेटे. सो ये सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, गामा रेज सबसे ज़्यादा फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं. और दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर. क्यों? मास तो बहुत कम है, इनका चार्ज भी नहीं है, ठीक है बेटे, मास भी बहुत कम है और स्पीड्स बड़ी हाई हैं. स्पीड्स आर दी हाईएस्ट इन दी फ्रॉम व्हेन कंपेयर टू अल्फा एंड बीटा. अल्फा और बीटा से सबसे तेज. दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इतनी हाई स्पीड पे चलते हैं. सो इनके पास बड़ी हाई पेनिट्रेशन पावर है. दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर. अगर बेटा ये किसी को लग जाए गामा रेज तो जीन्स में म्यूटेशन हो सकती है, जीन्स में म्यूटेशंस हो सकती हैं. तो ये बायो वाले ज़्यादा समझते हैं जीन में म्यूटेशन क्या होती है बेटा. जीन में म्यूटेशन मतलब जो अंदर का सेल का स्ट्रक्चर है वो तक इफेक्ट हो सकता है अगर किसी को गामा रेडिएशन, गामा रेज लग जाए. ठीक है बेटे. तो ये दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा रेज, गामा फोटॉन्स. ठीक है बेटा. नाउ इनकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक एक्स रेज जैसी हैं. गामा रेज आर हैविंग प्रॉपर्टीज लाइक एक्स रेज. ठीक है बेटे. नाउ ये हमने अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में बात किया. और देखिए बेटा फिर वर्ल्ड ओवर रिसर्च बढ़ी और पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने फर्दर नया एलिमेंट, नया रेडियो एक्टिव एलिमेंट ढूंढा, रेडियम. ऐसे एलिमेंट्स जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, जनरली हैवियर न्यूक्लियसेस लाइक यूरेनियम, प्रोएक्टिनियम, ठीक है बेटे, थोरियम, रेडियम. दीज ऑल एलिमेंट्स विच आर हैवियर न्यूक्लियस. इनमें से स्पॉन्टेनियस, बिकॉज ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इनके बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की बहुत कम है, तो अनस्टेबिलिटी होने के कारण दे आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड. बहुत फास्ट डिसइंटीग्रेशन हो रहा है इनका, दे आर गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड. और ऐसे एलिमेंट्स जो कि डिसइंटीग्रेट होते हैं, बहुत तेजी से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, दे आर सेड टू बी रेडियो एक्टिव. इन एलिमेंट्स को स्पेसिफिकली कहा गया है कि दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. नाउ बेटा कितनी डिसइंटीग्रेशंस हो जाती हैं, कितना डिसइंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाता है. अब देखिए अगर किसी एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल निकलने पर जो नया एलिमेंट बनेगा दैट विल हैव लेस 4 यूनिट्स लेस ऑफ मास नंबर एंड 2 यूनिट्स लेस ऑफ एटॉमिक नंबर. 2 यूनिट्स एटॉमिक नंबर लेस होगा और 4 यूनिट्स मास नंबर लेस होगा. एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक रेडियो एक्टिव डीके का. तो वो हम लोग लेंगे फॉर यूरेनियम 238. रेडियो एक्टिव डीके of uranium 238 92. बेटा U238 92 इसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है. दैट इज इक्वल, दैट विल गिव अस ए हीलियम पार्टिकल, दैट इज ए हीलियम न्यूक्लियस, दैट इज ए अल्फा पार्टिकल, प्लस thorium, that is thorium is 234 and 90. This is uranium, this is a alpha particle, and this is thorium. ये क्या है? thorium.
नाउ अल्फा पार्टिकल निकला है, तो आप देखिए रिजल्टिंग जो आपके पास न्यूक्लियस बचा है, क्योंकि इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया U-23892 के न्यूक्लियस से, यूरेनियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो आपके पास जो बैलेंस एलिमेंट बचा है दैट इज थोरियम। अच्छा बेटे, अगर जो प्रोडक्ट हैं, जो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो भी रेडियो एक्टिव है तो उनका फर्दर डिके हो सकता है, उनका फर्दर डिके हो सकता है। अब जैसे थोरियम है, इसका फर्दर डिके हो जाता है। अब ये किस किस में डिके होता है, देखिए बेटा, थोरियम 23490, now this gives us a beta particle, this is a beta particle, plus a प्रोटोएक्टिनियम, प्रोटोएक्टिनियम Pa है बेटा 23491। देखिए जब बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ गया और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आया, प्लस एक और पार्टिकल जो कि मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए आता है, दैट इज ए एंटी न्यूट्रिनो, इसको कहते हैं हम। ये तो है बेटा, दिस इज प्रोटोएक्टिनियम, ये कौन सा पार्टिकल है, प्रोटोएक्टिनियम, और ये है बेटा एक एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज ए एंटी न्यूट्रिनो। तो थोरियम का फर्दर डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि थोरियम भी अनस्टेबल था, तो इसमें से बीटा पार्टिकल निकला, और ये जो पेरेंट जो फर्दर प्रोडक्ट बना, जो न्यूक्लियस बना, दैट इज प्रोटोएक्टिनियम, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास ये रेडियो एक्टिव डीके के बारे में बात की हमने बेटा। नाउ और ये डीके तब तक होता रहेगा जब तक कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट न्यूक्लियसेस बन रहे हैं, वो अनस्टेबल हैं। उनमें से हो सकता है गामा पार्टिकल का एमिशन भी हो जाए, ठीक है। जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं अचीव होती तब तक ये डिसइंटीग्रेशन जो है वो चलती रहेगी, ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेडियो एक्टिव डीके लॉ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ के बारे में बात करेंगे, या डिसइंटीग्रेशन लॉ या डीके लॉ, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है बेटा। सो अब देखिए डिसइंटीग्रेशन लॉ या रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस दैट टेक प्लेस, ठीक है बेटा। देखिए ऐसा है, अगर आपके पास किसी सैंपल में n एटम्स थे, ठीक है बेटे, देयर वर n एटम्स इन ए पर्टिकुलर सैंपल, तो अगर इनकी डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटे, सो रेडियो एक्टिव डीके लॉ किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ दीज नंबर ऑफ n नंबर ऑफ एटम्स। तो बेटा एटम्स जो है वो कम होते जा रहे हैं बिकॉज द डीके इज टेकिंग प्लेस, अब देखिए, अगर डिसइंटीग्रेशन लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dN/dt is directly proportional to the number of atoms that are present at that particular instant। कितने रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया, dN/dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया, dN/dt, that is proportional to the number of atoms that are present in that particular radioactive sample at that particular instant। अब देखिए बेटा, इसके आगे हम लोग एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, क्यों, बिकॉज जब डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो नंबर ऑफ एटम्स दे आर डिक्रीजिंग, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स दे आर डिक्रीजिंग, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिक्रीजिंग, ठीक है बेटे। सो अब देखिए dN/dt इज इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये माइनस साइन में इधर एडजस्ट कर रहा हूं, माइनस लैम्डा n। लैम्डा इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, लैम्डा को क्या कहते हैं बेटा, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। और dn, इसी को मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं, dN/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt,
ठीक है बेटा, dn by n is equal to minus lambda into dt. So now ये n क्या है, number of atoms that are remaining at that time. dn by dt is rate of disintegration. dn by dt क्या है, number of atoms disintegrating per unit time, that is directly proportional to number of atoms that are remaining. अब फर्ज कीजिए क्योंकि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है दैट इज नॉट ए कांस्टेंट, दैट इज नॉट हैविंग ए कांस्टेंट वेरिएशन, ठीक है बेटे, यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वी इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इंटीग्रल ऑफ dn बाई n, ठीक है बेटे, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt इंटीग्रल. जब टाइम 0 था t, तो नंबर ऑफ एटम्स दैट वर प्रेजेंट वाज n नॉट. अब जब टाइम t हो गया तो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स इज n. इतने न्यूक्लियस बच गए, ठीक है बेटे, n नॉट शुरुआत में थे, डिसइंटीग्रेट होने के बाद n रह गए कितने टाइम बाद, t टाइम के बाद, ठीक है बेटे. सो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, यानी कि रिमेनिंग एटम्स कैसे वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर. dn by n is equal to log of n, where n varies from n naught to n, that is equal to minus lambda into t from 0 to t, minus lambda into t from 0 to t. So अब आप देखिए बेटा, log of n minus log of n naught, ठीक है बेटे, is equal to minus lambda t. लिमिट सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो अब आप देखिए log of n by n naught, log of a minus log of b is log of a by b, log of n by n naught is equal to minus lambda t, minus lambda t. अब आप देखिए बेटा n किसके बराबर हो जाएगा, n by n naught is equal to e की पावर माइनस लैम्डा t, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग, नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिमेनिंग n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t. नाउ व्हाट डज दिस रिलेशन शो? दिस रिलेशन शो दैट द नंबर ऑफ एटम्स, दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट रिमेन और द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है बेटे. तो यानी एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है. कैसी वेरिएशन है बेटा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग है दे आर एक्सपोनेंशियली वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. अच्छा बेटे, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यूनिट है, दैट इज वी से 1 becquerel. एक becquerel इज द यूनिट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. 1 becquerel इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. और एक क्यूरी कितनी डिसइंटीग्रेशन के बराबर है, 1 क्यूरी इज इक्वलेंट टू 3.7 into 10 power 10 becquerel, 10 becquerel. एंड बेटा 1 रदरफोर्ड, एक रदरफोर्ड भी एक यूनिट है डिसइंटीग्रेशन के लिए. 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 की पावर 6 becquerel, यानी 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, ठीक है बेटे. सो ये हमने देखा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया कि यूनिट्स क्या हैं डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड की, लैम्डा की यूनिट्स क्या हैं, विच इज नोन एज डीके कांस्टेंट.